बागवान भाइयों नमस्कार। फेसबुक लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। इंटरनेट की वजह से थोड़ी 2 बार लाइव कट हो गई थी। इस वक्त हम स्कारलेट 2 का प्लांट तोड़ रहे हैं जो कि लगभग 7 साल का है और ये नीचे ग्राफ्ट किया गया है। हम देखेंगे कि एक पौधे से कितनी प्रोडक्शन आती है। और ले आ बेटा क्रेट, थोड़े और लगेंगे इसमें दाने। और एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि रूट स्टॉक और सीडलिंग में कितना फ़र्क है और आपको नई वैरायटी की ज़रूरत क्यों है। बागवान भाइयों, लगभग रॉयल को उगाते उगाते हमारे लगभग 3 जनरेशनें ख़त्म हो चुकी है और उसमें हम जो रॉयल पे काम करें वो अब बहुत ही पुरानी वैरायटी हो चुकी है। एक वक्त इन्वायरमेंट हमारे साथ था, आज आप देखेंगे मौसम बदल चुका है, ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पे जाने लगी है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो क्वालिटी थी रॉयल की वो कहीं ना कहीं डाउन हो चुकी है। खास तौर पर मैं अगर बात करना चाहूँगा लगभग 6500-7000 से जो नीचे की एलिवेशन है हमारी, मैं उनकी बात ज़्यादा करना चाहूँगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें आ रही है, कलर में। और क्वालिटी बहुत ही पुअर हो चुकी है। अब आप उसको रंग के आधार पे लीजिए या साइज़ के आधार पे। और एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे ऑर्चर्ड ना घने भी बहुत हो चुके हैं जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी दिन प्रतिदिन डाउन हो रही है। और लेके आ जाओ बेटा क्रेट्स। नहीं, यहीं रखा अभी, यहीं रखो अभी, यहीं रखो। हाँ ऐसे जाओ, क्रेट लेके आ जाओ, दो दो क्रेट्स और लेके आओ। तो जो हमारा रॉयल है वो कहीं ना कहीं अब पुराना हो चुका है। और अगर हम आज ऑन एन एवरेज, आप इस बात से भी सहमत होगे, जो हमारा एक रॉयल का पौधा है, अगर उस पौधे में हमारे 15-20 पेटी सेब है तो उसमें लगभग 4 से 5 ही पेटी अच्छी क्वालिटी की आ रही है। कई लोगों की तो 2-3 भी आ रही है। तो अगर हमारी 15 पेटी के पीछे 2-3 या 20 पेटी के पीछे 5 पेटी क्वालिटी आती है तो कहीं ना कहीं हमारा को आर्थिक ही नुकसान होता है। और जो उसके बाद का सेब है, पहला सेब तो बिक जाता है, उसके बाद दूसरा सेब नहीं बिक पाता। तो आज जो न्यू वैरायटी की का दौर आ चुका है उसमें एक तो हमें बहुत अच्छी वैरायटी सिलेक्शन करनी होगी कि आप एक वैरायटी का चयन ऊंचाई के आधार पे कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारे लगभग, मैं अभी की बात बताना चाहूँगा, जो हमारे लगभग लो हाइट्स है हमारी और रेड डिलीशियस पे हम अगर काम कर रहे हैं तो 2006-07 से लेकर आज तक 21 हो चुका है शुरू, और अब 22 आ जाएगा। तो इतनी साल में जो मैंने अपने ऑर्चर्ड में सारी न्यू वैरायटीज स्ट्रेन पे मैं ट्राई कर चुका हूँ, तो जो अभी भी अपनी परफॉर्मेंस को नंबर 1 बना के रखी है जिस वैरायटी ने, वो वैरायटी है स्कारलेट स्पर 2। इसको कुछ लोगों ने, सिर्फ चुनिंदा कुछ लोगों ने, मुझे शर्म नहीं आएगी ये बोलते हुए, सिर्फ बडवुड सेल करने के लिए स्कारलेट 2 को पीछे किया गया। आज भी दुनिया में वाशिंगटन स्टेट में जो सबसे ज़्यादा रेड डिलीशियस प्रोड्यूस किया जाता है वो स्कारलेट स्पर 2 है और अभी भी उनका नंबर 1 फ्रूट है वो। और इस दुनिया में मेरे हिसाब से, हो सकती है मेरी जानकारी गलत भी हो थोड़ी बहुत, अमेरिका के बाद जो स्कारलेट स्पर 2 है वो सिर्फ हमारे पास इंडिया में है। क्योंकि जब हमारी सरकार ने 2006-07 में इसको इंपोर्ट किया था तो हमारे पास आ चुका था और उसके बाद इसको पेटेंट किया गया यूएसए में। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो पेटेंट से निकल पाया। जो भी आप इटली या फ्रांस से लेते हैं, ये बहुत ही कन्फ्यूजन है, स्कारलेट स्पर 1, स्कारलेट स्पर 2, स्कारलेट स्पर 3। तो इस दुनिया में बागवान भाइयों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, स्कारलेट 3 नाम की कोई भी वेराइटी उपलब्ध नहीं है। ये विभाग और यूनिवर्सिटी की गलती मानिए आप, या किसी और की गलती, मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा कि किसकी गलती है इसमें। स्कारलेट स्पर 3 नाम से सिर्फ आपसे पैसे लिए गए और आपसे बडवुड बेची गई आपको। स्कारलेट स्पर 3 नाम की कोई भी वेराइटी अवेलेबल नहीं है। जिनका स्कारलेट है उनकी हमारे पास मेल भी अवेलेबल है, जिन्होंने क्लियरली कंडेम्ड किया है कि हमारे पास कोई स्कारलेट 3 नाम की वेराइटी नहीं। आपके इंडिया में होगी वो अलग बात है। तो जो अभी तक जो नंबर 1 चला है स्कारलेट स्पर 2, वो सिर्फ यूएसए के पास है या हम लोगों के पास इंडिया में। इटली, फ्रांस, जिस भी कंट्री से स्कारलेट नाम से आ रहा है वो स्कारलेट 1 है, जिसको आप इवासनी भी बोल सकते हैं या कुछ और बोल सकते हैं। अब एक बड़ी इशू आता है कि भाई इसको कैसे पीछे किया गया। इसको 2 तरीकों से पीछे किया गया। एक तो एक चीज बताई गई कि इसमें रस्टिंग है।
तो बागवान भाइयों, आज जितने भी हाई कलर स्ट्रेन आप लगाते हैं उन सब में रस्टिंग आएगी जब तक वो मेच्योरिटी पे नहीं जाएगी। और दूसरा, इसको पीछा गया ग्रोथ की वजह से, हमारी थोड़ी सी मैनेजमेंट की वजह से हम ध्यान नहीं दे पाते अपने बगीचों में, न्यूट्रिशन की ओर नहीं दे पाते या प्रूनिंग ट्रेनिंग की ओर नहीं दे सकते, तो जिस वजह से स्कारलेट सुपर 2 पीछे हुआ है। स्कारलेट सुपर 2 को प्रमोट करने के पीछे एक बड़ा रीजन था, क्योंकि सबके पास स्कारलेट सुपर 2 की बडवुड पहुंच चुकी थी। तो जो बडवुड सेलर था, अब उसको कारोबार तो करना है। वो कारोबार को करने के लिए क्या करेगा, आपको नई चीज दिखाएगा कि नई ग्रोथ अच्छी है, नया फ्रूट अच्छा है, और अगली साल आप देखेंगे वही बडवुड सेलर उन्हीं पौधों को काट रहा होता है, उसमें नई वैरायटी डाला, क्योंकि उसका काम सिर्फ आपको बडवुड प्रोवाइड कराना है, सेब से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई पे चलेगी। आज भी मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर कोई ऐसा एक भी इंसान खड़ा कर दो जो ये बता दे कि आज भी स्कारलेट सुपर 2 का मुकाबला होता है, तो स्कारलेट सुपर 2 का मैंने जो आपको प्लांट दिखाया था, अभी आप देखें कि रॉयल और उसमें डिफरेंस मैं बता रहा था। इस पौधे से जितने भी फ्रूट आए, 2 क्रेट्स आएगी चाहे 3 क्रेट्स आएगी, ये सारी ही 100% क्वालिटी वाली है। 100% क्वालिटी, मतलब एक तो दाना भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सिर्फ जो बी ग्रेड होगा या इंसेक्ट के द्वारा डैमेज किया गया होगा, सिर्फ वही आपको खराब मिलेगा। बाकी अगर आप इसकी क्वालिटी देखेंगे, जब आप इसको तोड़ेंगे भी, आप अंदर भी देखिए पूरा कलर है, और अगर आप नीचे से देखेंगे तो 100% है, और इसकी शेप भी बहुत अच्छी है फ्रूट की। अगर आप इसको प्रॉपर अच्छे से फ्रूट थिनिंग भी करते हैं तो साइज बहुत अच्छा आता है। एक बागवानों के अंदर एक और बड़ा कंफ्यूजन है पैदा हुआ कि फ्रूट साइज नहीं बनता फलानी वैरायटी में फलानी। बागवान भाइयों, फ्रूट साइज तब तक नहीं बनेगा जब तक आप फ्रूट थिनिंग की ओर नहीं जाएगी। न्यूट्रिशन एक महत्वपूर्ण भाग है, वो अभी अलग विषय है। फ्रूट थिनिंग, मैक्सिमम लोग फ्रूट थिनिंग की ओर नहीं जा रहे। अगर आप फ्रूट थिनिंग नहीं करेंगे, अगर आप रॉयल में भी अच्छी फ्रूट थिनिंग करेंगे, तो साइज क्वालिटी बहुत उच्च किस्म की आती है। और एक चीज में, गुजरात बायो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, गुजरात बायो का बहुत अच्छा कमेंट आया है, ये सच्चाई है सर हमारी। तो जो वैरायटी सिलेक्शन है यार, आप एक चीज़ और मैं आपको पर इसके बारे में बताना चाहूँगा। जो स्पर वैरायटीज़ है, जैसे हमारे सुपर चीफ है, स्कारलेट है, रेड कैन है, तो जो ये स्पर वैरायटीज़ है, अगर आप इसको अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो उसकी कनोपी नहीं बन पाती अच्छी। तो बनाने के लिए आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैक्सिमम जो सीडलिंग या रूट स्टॉक पे जो हमारे बागवान बागवानी कर रहे हैं और स्पर वैरायटी लगाना चाह रहे हैं या लगा चुके हैं, तो आपको ये देखना होगा जो लगाने वाले हैं, कि आप बहुत जल्दी ना करें ग्राफ्ट करने में। जब आपका जो स्टॉक है नीचे जिसमें आपने ग्राफ्ट करना है, वो पाउटी है चाहे रूट स्टॉक है, उसको बिल्कुल पतले में ना करें, लगभग उसको इतना एक मोटा होने दे। जितने आप वेट करेंगे 1-2 साल अपनी नर्सरी में या गड्ढे में जहां आप पावटी लगाते हैं, तो बहुत अच्छी कैनोपी और बहुत अच्छी ग्रोथ बनेगी। जो मैं आपको अभी पौधा दिखा रहा था, ये लगभग 13 फीट का पौधा, 12 से 13 फीट हो सकता है, ये 12-13 फीट होगा। और इस साल भी इसमें लगभग 2 फुट ग्रोथ अभी भी आ चुकी है और कंटिन्यू चला है। अभी शायद ये 2.5-1 फुट पहुंच जाएगी। तो ये 7-1 साल का पौधा होगा मेरा। और इसमें अभी हमने 2 क्रेट्स तोड़ चुके हैं, लगभग 2.5 क्रेट्स आ रही है इसमें सेब की। तो अगर इतनी अच्छी और सारी क्वालिटी फ्रूट है, तो आप एक देखेंगे कि एक पौधे से कितनी कमाई होती है। अब लगभग ये 1.5-2 के करीब पेटी देगा, 1.5 पेटी तो देगा ही। अभी ये 1.5 पेटी दे रहा है, तो जो 1.5 पेटी है इसकी वो सारी क्वालिटी है। और एक चीज़ याद रखना, जो रेट ये 1.5 पेटी लेगी वो शायद रॉयल के आपके या जो पुरानी वेराइटीज़ है जिसने अपनी क्वालिटी खो चुकी है, जो वो 8-10 पेटी भी नहीं दे पाएगी आपको, क्योंकि आपको पता है कि बाद में मंडी डाउन हो जाती है। और स्पर वैरायटी में आपको एक खास तौर पे ध्यान रखना। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप स्कारलेट पे काम करना चाहते हैं, तो जो आपके रॉयल आप लगाते हैं या कोई भी वैरायटी लगाते हैं, जब लगभग जब वो 8-10 साल का पौधा हो चुका होता है, तो उसके बाद उसमें आप टॉप ग्राफ्ट कर सकते हैं। अगर और अच्छा बड़ा पेड़ बनाना है आपने, तो बागवान भाइयों, चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो 8-10 साल के पौधे की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये पौधा था।
ये लगभग 8 एक साल का, सॉरी 6 7 साल का पौधा था जब मैंने ग्राफ्ट किया था। इसके ऊपर मैंने ग्राफ्टिंग की, तो आप देखिए इसमें ग्रोथ वगैरह स्कारलेट 2 की कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार। आप देखिए यहां से ग्रोथ शुरू हुई इस साल की, ये देखिए इसमें तो ऑलमोस्ट 3 फुट के करीब आ चुकी है, अभी बाकी आनी शेष है। और अगर आप इससे क्वालिटी को देखेंगे, रस्टिंग फ्री एप्पल, 100% कलर, नीचे ऊपर। सिर्फ इसमें सभी सेबों में जो रेड लिशंस में ये थोड़ी सी फ्रॉस्ट इंजरी आ रही है, ये भी साल दर साल आपके ख़त्म होती रहेगी। और आप देखेंगे इस क्रेट्स में जितने भी फ्रूट है इसी पौधे से ये तोड़े गए थे। आप देखिए पूरा पौधा खाली हो चुका है, एक भी फ्रूट नहीं रहा, और जितने सेब है सारे क्वालिटी फ्रूट है, आप देखते जाइए। अगर आप एक अच्छे तरीके से अपनी कैनोपी की मैनेजमेंट करवाते हैं और प्रूनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, न्यूट्रिशन प्रोग्राम और एक अच्छी क्वालिटी की वैरायटी की ज़रूरत हमारे को है, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि भाई आप कैसे इसको कर सकते हैं। फिर एक बात आती है कि जो थोड़े बड़े पौधे हैं उसमें आप टॉप ग्राफ्ट में क्या स्कारलेट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कट आपको बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। अगर आप 15-20 साल से ऊपर के पौधों में टॉप ग्राफ्टिंग पे जाते हैं तो कभी भी स्पर वैरायटी ना डालें। स्पर का मतलब है जो सबसे छोटे स्पर आते हैं, जो जैसे स्कारलेट, सुपर चीफ, इन वैरायटीज़ को ना डालें, क्योंकि उसमें फिर कुछ सालों के बाद कैंकर आना शुरू हो जाएगा आपके बगीचे में। जब भी आप एक बड़े पौधे पे टॉप ग्राफ्टिंग पे जाते हैं, आपको वैरायटी चेंज करनी है, तो आपको गाला एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इतने बड़े पौधों पर, या आपके किंग रॉड टाइप में, या जेरोमाइन टाइप में, या रेड ब्लॉक्स में। आपको ये चीज़ देखनी होगी, जो जितना बड़ा पेड़ होगा उसमें विग्रस वैरायटी डालनी है, ना कि स्पर वैरायटी, जो आपके 10-12 साल भी चल पड़ेगा। 10-12 साल से नीचे के जो पौधे आपने टॉप ग्राफ्ट करने हैं उसमें आप स्पर वैरायटी बड़े आराम से डाल सकते हैं। कई लोग जो थोड़े मिडल हाइट में है, वो सुपर चीप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा फ्रूट है उसका। रेड कान बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए ऊपर के लिए। तो आप जो भी इस पर वैरायटी डालते हैं वो आप छोटे पौधों में डालें, ना कि बड़े पौधों में। आज भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, फिर से एक बात दोहराना चाहूँगा, स्कारलेट आज तक का मेरा सबसे अच्छा फ्रूट है। और जितने प्रोग्रेसिव बागवान है जो किसी कारोबार की वजह से आपको ना बताए, सिर्फ वही चीज़ आपको इसकी तारीफ करते दिखेंगे, बाकी सारे ये बताएंगे इसमें रस्टिंग है, इसमें ग्रोथ के इश्यूज है। इसमें ग्रोथ के इश्यूज आते हैं अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। अगर तो आपने वर्जन लैंड पे बगीचा लगाना है स्कारलेट का, तो मैं नहीं मानता कि इससे अच्छा फ्रूट कोई होगा। और थोड़े डेंस लगा सकते हैं आप इसको, जितना डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें देना होता है जेरोमाइन और रेड ब्लॉक्स में, उससे कम आपको स्कारलेट और उसमें देना है, और नंबर्स ऑफ प्लांट बढ़ जाएंगे, और क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई है। ये साइज भी दे रहा है, कलर भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है। और एक चीज़ को और विशेष ध्यान रखना, जो भी आप लो हाइट्स वाले, आप कभी भी स्ट्राइप्ड कलर में वैरायटी सिलेक्शन ना ले। अभी आपको अच्छा लगेगा, जैसे आजकल चला है Z1, मेमामी स्टार। मैं ये मानता हूँ कि सुपर चीफ और रेड कान की भी एक वक्त ये स्थिति थी, आज उसकी क्वालिटी में भी डाउनफॉल हो चुका है लो हाइट में। आपको हाई कलर स्टेन पे जाना है जो ब्लश कलर में आते हैं, जैसे रेड ब्लॉक्स, जेरोमाइन, किंग रॉड, स्कारलेट पार्ट 2। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा सिलेक्शन है जहाँ कलर्स के इशू है। एडम भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए लो हाइट्स के लिए। मगर जो आप मिडल और उसमें है वहाँ आप स्ट्राइप कलर में जाए, और जो आप टॉप हाइट वाले हैं जो बहुत ऊपर रहते हैं, उनके लिए विशेष तौर से कभी भी आप ब्लश कलर पे ना जाए। जो ये वैरायटीज़ है ये आपके लिए नहीं बनी है। आज आपके साइज आ रहा है, कुछ वक्त तक आएगा, जैसे जैसे साल दर साल बीतती जाएगी तो आपके साइज के इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। कलर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को हाइट में वो वैरायटी लगानी है जिसमें झिरियों में कलर आए, जैसे रॉयल में आता था। और जो नीचे को आता है वो ब्लश कलर, जैसे टमाटर में पूरा ब्लश आता है, जैसे स्कारलेट, जेरोमाइन, रेड ब्लॉक्स। तो आपको ये सिलेक्शन, इसको यहाँ रख ले बेटा, करना होगा। अब आप देखेंगे इसमें लगभग इस पौधे में 7 साल के पौधे में 2.5 क्रेट्स आई है हमारे। सात साल में अगर आप इसकी थिकनेस देखेंगे तो ये लगभग एक्स्ट्रा लार्ज जो फ्रूट होता है उतना डाया है इसका ये स्टॉक।
और इसको स्टॉक को बनने के पीछे एक बड़ा रीज़न है कि मैंने जो ग्राफ्टिंग की थी वो बहुत लेट की थी। जब इसकी मोटाई लगभग इतनी पहुंच चुकी थी पाउटी की, तब मैंने इसमें ग्राफ्ट किया था। और आप देखेंगे नीचे का भाग ये पूरा दो दीवालों के बीच में है और इसमें कोई तौलिया नहीं हुआ है। लगभग 6-7 साल से कोई तौलिया नहीं है, बस बाहर थोड़ा बहुत जो हम खाद वगैरह डालते हैं उसके लिए इसको खोदा जाता है, बाकी इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। एक और बागवान भाइयों, लगभग 8-10 साल का पौधा जो मैंने टॉप ग्राफ्ट किया था उसको मैं दिखाना चाहूँगा। ये लेंटर है और अगर आप इसको अंदर से नीचे देखेंगे, चारों साइड से सीमेंट लगा, इसमें कोई तौलिया नहीं, कोई खाद नहीं। आप देखिए ये टॉप ग्राफ्ट हुआ है। कलर्स पार्ट 2। जितने भी लोग मेरे बगीचों में जब से आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा आते हैं, जो वो तब भी ये फ्रूट की क्वालिटी ऐसी ही थी, शायद बहुत सारे जुड़े भी हो गए लाइव में, जो आज है। जो तब था वो आज भी वैसा ही है। ये देखिए आप फ्रूट की क्वालिटी, स्कारलेट स्पर्ट 2, इससे अच्छा कोई सेब नहीं है। और जो आपको वैरायटी के नाम पे दिखा रहे हैं, एक दाना, 2 दाने, 2 डब्बे, 4 डब्बे, वो एक और उसको आके अभी एक साल भी नहीं हुआ है, और 1 साल में या 2 साल में ही कैसे आप वैरायटी सिलेक्शन कर सकते। आप देखेंगे इस पौधे की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 15-16 फीट या 18 फीट भी हो चुकी होगी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे, ये देखिए, ये ब्रांच मैंने सीमेंट के अंदर से ही रखी है, कुछ ब्रांचेस, ये देखिए, ये देखिए, फिर इसमें सेब देखिए। ये डाल बेटा, अंदर डाल। ये पौधे दिखाने के पीछे मेरा आपको सिर्फ एक मकसद था कि पौधे काटने के बहाने तो आपको बहुत मिलेंगे। घर बन रहा है जी, कि इसको गिरा दो, यहाँ गाड़ी लगनी थी, मगर अगर आप एक पौधे को जीवित रखते हैं और वो सरवाइव करता है, अगर आप उसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते, आप देखेंगे 3-4 साल से ये ऐसे ही चला हुआ है और मुझे नहीं लगता कि ये मरेगा। अभी भी इसकी ग्रोथ पैटर्न देखिए, बहुत अच्छा, और फ्रूट क्वालिटी बहुत ही शानदार है इसकी। ये वो बहाने थे जो लोग ढूंढते हैं कि भाई पौधे काटने के, और हम ये बहाना ढूंढते हैं कि पौधा कैसे बचाया जाए। एक पौधा आपको कितने साल तक कितना अच्छा फ्रूट दे सकता है। कुछ लोग जेरोमाइन के बारे में भी पूछ रहे थे कि साइज के इशू है। आप देखिए, और ये लगभग 5 साल का 111 रूट स्टॉक पे है। और अगर मैं इसमें देख पाऊंगा, आप कैनोपी मैनेजमेंट के हिसाब से देखिए इसमें कितने फ्रूट मैंने लिए, और इसकी हाइट लगभग 11 फुट होगी। और इस पे जितने भी सेब लगे होंगे, लगभग 1.5 डब्बा लगा होगा, कोई 60-70 दाने हैं इसमें लगे, और सारा ये सेपरेटर कोई भी नहीं है। जिन लोगों के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है या रूट स्टॉक पे जो बागवानी करना चाहते हैं, तो आपके लिए 111 भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आपको कम मेहनत की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे, ये पौधा सीडलिंग पे स्कारलेट 2 का, ये भी लगभग 7 साल का है, उसी दौर का है, और इसमें थोड़ी सी क्रॉप मैंने हैवी रखी थी।
ये देखिए टॉप तक देखिए। अगर आप इसकी कैनोपी मैनेजमेंट देखेंगे, इस पौधे की लाइट सन पेनिट्रेशन बहुत अच्छे थे। अमूमन आपको मैं प्रूनिंग के दौर में आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैं यहाँ पर भी बहुत बार इस जगह पे प्रूनिंग का सेशन करता हूँ, क्योंकि यहाँ खुला स्पेस है हमारे पास। ये वो पौधा था जिसमें हमने 60 फेदर्स गिने थे एक दौर में, 60-62 फेदर्स। अगर आप देख पाएंगे, आज एक फेदर में 6 दाने यहाँ रखे हैं, 5 दाने यहाँ है, 2 पीछे है। साथ साथ फ्रूट्स ले रहे हम। ये टॉप ग्राफ्ट किया था हमने लगभग 18-20 साल के पौधे में, सुपर चीफ का। इसमें तो बहुत हैवी क्रॉप लगी है, थिनिंग के बावजूद भी बहुत रह चुका था फ्रूट। और इसमें लगभग आपके 8 से 9 बॉक्स, बड़े वाले बॉक्स है इसमें अभी तक। फ्रूट क्वालिटी ज़बरदस्त। साइज़ थोड़ा सा छोटा है, लगभग एक्स्ट्रा स्मॉल 240 और सेपरेटर इसमें ज़्यादा, क्योंकि थिनिंग कम हुई थी। तभी मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाह रहा था इस पौधे के माध्यम से, अगर आप फ्रूट थिनिंग कम करते तो कहीं ना कहीं आपका साइज़ छोटा रह जाएगा, और अगर आप अच्छी फ्रूट थिनिंग पे जाते हैं तो आपके साइज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। ये देखिए आप, रेड विलॉक्स एप्पल, ये 111 रूट स्टॉक पे लगाया गया था। रेड ब्लॉक्स, ये जो हमारी एलिवेशन है यहाँ पे 56-5700 की है। ये देखिए आप, जेरोमाइन 111 टिश्यू कल्चर पुष्प बायोटेक से लिया गया था। साइज, फ्रूट फिनिशिंग, रस्टिंग फ्री एप्पल, जेरोमाइन, स्कारलेट स्पर्टू। और आप देखेंगे ये पीछे वाला पौधा ऊपर तक, ये सेकंड, ये रेड ब्लॉक्स, ये 2 साल का पौधा हो चुका है और इसमें लगभग 30 के करीब फ्रूट्स रखे गए अभी। ये देखिए जेरोमाइन, ये भी रूट स्टॉक पे है 111 पे। जेरोमाइन, ये एक पौधा हमने ट्रायल के लिए मल्टी लीटर रखा था। क्वालिटी में कोई इशू नहीं। जेरोमाइन, ये भी जेरोमाइन, आप देखेंगे एक्स्ट्रा लार्ज फ्रूट, बहुत बड़ा फ्रूट है। ये देखिए साइज, साइज बहुत अच्छा। एक डिफरेंस और देखिए यहाँ पे, ये रॉयल है हमारे जो ट्रेडिशनली है, और ये स्पर है। अब आप लोगों को देखना होगा कि आपको क्या लगाना है, वक्त की डिमांड क्या है, न्यू वैराइटीज़ है या नहीं है। ये हमारा रॉयल है और ये हमारा न्यू वैरायटी का हाई कलर सेल है। एक चीज़ बागवान भाइयों और मैं आपको इस पौधे के हिसाब से बताना चाहूँगा। एक बार एक फॉरेनर एक्सपर्ट आया थे हमारे ऑर्चर्ड में, तो जो ये पौधा था ये इसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टंट हो चुकी थी और ये रुक चुका था पूरी तरह। तो
इसकी जो पहली लास्ट ईयर में 2 साल से मैं इसकी प्रोनिंग कर रहा हूँ, उससे पहले जब इसको अंग्रेज ने काटा था, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने इसमें सीखी थी, आप देखिए ये किए और एक यहाँ, एक परे को है, और लगभग 3 ब्रांचेज उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग ब्रांच थी वो कट कर दी थी। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसमें न्यू ग्रोथ आ चुकी है और ये बहुत ही हेल्दी हो चुका है प्लांट। कैसे आप प्रूनिंग कर सकते हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, प्लांट की हेल्थ उस पर भी डिपेंड। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, इसकी कनोपी में अगर आप इसके फेदर्स गिनेंगे, 1 2 3 4, ये देखिए नोचिंग विद पीजीआर से 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी निकला 11 12 13 14। एक चीज़ देखिए आप इसमें 17 18 19, कोई भी आइज आपको दिखेगी कैसे फेदर्स लाए गए, 20 21 22 23 24 25 26 27 लगभग 42 फेदर्स लिए गए। आप देखेंगे इसमें, ये देखिए ये नोचिंग लेटेक्स पेंट विद पीजीआर से किस तरीके से फेदर्स लिए गए। और आज आप इसकी ग्रोथ देखेंगे, लगभग ये वाला जो शूट है ये तो ऑलमोस्ट 4.5 फुट का पहुंच चुका है अभी तक। तो आप देखेंगे कि अगर एक अच्छी प्रूनिंग ट्रेनिंग होगी तो आपकी वेजिटेशन कहीं नहीं रुकेगी। ये बिल्कुल मरने वाला पौधा था और ये बिल्कुल से सरवाइव हो गया है। तो जेरोमाइन साइज भी बहुत अच्छा है। ये देखिए 111 पे लगभग इसमें मेरे हिसाब से एक बॉक्स से ऊपर का फल लगा है 5 साल में, अगर दानों के हिसाब से ले। जेरोमाइन 111 पे। यहाँ आप देखेंगे किंग रॉट। किंग रॉट में मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि शेप उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, टॉप ग्राफ्ट में तो बन रही है। और ये M9 पे है प्लांट, ये भी किंग रॉट है, ये बकई गाला। ये सीडलिंग पे जेरोमाइन। तो बागवान भाइयों, एक अच्छी वैरायटी सिलेक्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें कि 5-5 साल के पौधों में लगभग हमने अब एक बॉक्स लेना शुरू कर दिया है और ये 111 पे लगे हैं ज़्यादातर यहाँ पे, क्योंकि कम मैनेज करना पड़ता है इसको, कोई ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शुरू में कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। एक एक दाना देखिए 100% क्वालिटी फ्रूट। तो बागवान भाइयों, ये तब पॉसिबल है अगर आप एक अच्छी न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाते हैं और ट्रेनिंग और प्रोनिंग प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, तो कोई भी छोटे से छोटा बागवान एक अच्छी गुणवत्ता का फल पैदा कर सकता है। आज कंपटीशन का ज़माना है, अगर हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उतरना होगा तो हमें मिलजुल के काम करना होगा, अच्छी वैरायटी सिलेक्शन करनी होगी। वैरायटी की दौड़ बड़ी बुरी है। वैरायटी लगा सकते हैं, आपके पास एक एक दो दो पौधा आप लगाइए अगर आपको ज़्यादा ही शौक है, मगर ऐसा ना हो शौक के चक्कर में आपने सारी इंडस्ट्री ख़राब कर दी। क्योंकि अगर अलग अलग टाइम में फ्रूट आएगा या कोई लेट कोई जल्दी, तो हमारे लिए उतना अच्छा है जितना हम अर्लीस्ट तोड़े। अभी मैं कश्मीर होके आया था, पीछे आपने देखा होगा, तो सारा हाई कलर पे जा रहा है। तो हमें एक बैलेंस बनाना होगा। कश्मीर और हिमाचल में ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा एप्पल ग्रोइंग स्टेट्स ही है, वो उत्तराखंड भी हमारे। तो जब ज़्यादा सेब होगा तो कैसे बिक पाएगा। तो हमें एक मैनेजमेंट करनी होगी। हमारी सरकार और विभाग से भी ये गुजारिश रहेगी कि इन चीज़ में आप इन्वॉल्व होइए।
क्योंकि अगर आप लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होगे तो शायद ये दौड़ नहीं रुकेगी। अगर सारे ही लोग एक हाई कलर स्ट्रेन या लो और ऊपर से नीचे तक का कोई हिसाब नहीं रहेगा तो एक साथ, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कोल्ड चेन फैसिलिटी नहीं है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के तो बुरे हाल है, तो उसमें कोल्ड चेन्स भी आती है आपकी या अदर चीज़ें भी आती है। तो हमें ये देखना होगा अगर मार्केट में एक साथ सारा सेब जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे दाम नहीं मिल पाएंगे। तो आपको ये देखना होगा कि भाई इस चीज़ को कैसे सुधारा जा सकता है, और सरकार और विभाग और यूनिवर्सिटी को लोगों को साथ लेके अपने साथ जोड़ के इस चीज़ को आगे लेना होगा। जो बहुत लो हाइट्स है आप उसमें गाला लगा दीजिए लोगों से जो अर्लीस्ट आए, फिर उसके बाद की एक मार्केट सेलेक्ट कीजिए जो उसके बाद आएगी, एक टॉप हाइट मिडल टॉप हाइट की जाएगी। तो आपको ये वैरायटी सिलेक्शन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जो वैरायटी आपकी 5,000 पे लग रही है वही 8-9 हज़ार पे लग रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, गुणवत्ता में भी प्रॉब्लम आएगी और मार्केट में भी प्रॉब्लम आएगी। तो हमें एक चीज़ देखनी होगी, हमें एक चीज़ सीखनी होगी कि आप कैसे एक अच्छा वैरायटी सिलेक्शन करते हैं, और बिना गवर्नमेंट और विभाग के ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये देखना होगा कि आप कैसे वैरायटी सिलेक्शन करते हैं। तो आज के लाइव का आने का के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आपको वैरायटी का ज्ञान करवा सके और थोड़ा सा आपकी हेल्प कर सके। शायद जो लोग बागवान दुविधा में है उनके डाउट्स क्लियर हो सके। अब मैं शायद आज शाम को या कल आपके बीच फिर लाइव आऊँगा जब हमारा पैकिंग सेशन चलेगा सेब का, और सारे सेब इकट्ठे तोड़े जाएंगे। जितनी भी मेरे बगीचे में वैरायटियाँ रेड डिलीशियस की 20 है 50 है जितनी भी है वो सारा ही इकट्ठा तोड़ा जाएगा। 20-25-30 के करीब तो होगी वैरायटीज़ मेरे बगीचों में। मैंने कभी गिनी नहीं है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं हो सकता है। मतलब ऑलमोस्ट जितनी रेड डिलीशियस की वैरायटी हमारे पास अभी तक आई हुई है ऑलमोस्ट सब लगा चुका हूँ मैं। तो जब सब लगा चुका हूँ उसके बाद भी मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि एक अच्छी वैरायटी सिलेक्शन पे जाए। स्कारलेट बहुत अच्छा ऑप्शन है, जेरोमाइन बहुत अच्छा ऑप्शन है, रेड विलॉक्स बहुत अच्छी है, किंग रॉट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अभी मुझे इतना अच्छा फ्रूट नहीं लगा जितना स्कारलेट वगैरह है, जेरोमाइन के मुकाबले का आप बोल सकते हैं। रेड विलॉक्स भी बहुत अच्छा सेब है, मगर अगर आप फ्रूट थिनिंग और न्यूट्रिशन कैनोपी मैनेजमेंट लाइट पेनिट्रेशन पे जाएंगे तो किसी भी वैरायटी में एक अच्छा सेब, गुणवत्ता का सेब पैदा हो सकता है। तो आपको ये वैरायटी सिलेक्शन करना होगा, और आप दुविधा में ना रहे, बस लगा दीजिए, और ये ना सोचे कि मैं दूसरों से पीछे रह जाऊंगा। आज भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आए दिन आप लोगों के जहन में, क्योंकि मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस इसी के रिगार्डिंग आते हैं कि फ़लाने की फ़लानी वैरायटी इतने रेट में बिकी। तो भैया 8-10-15 बक्से से ऊपर किसी का नहीं है। किसी के 5 5 किलो के बक्से बिक रहे हैं, किसी के 10 डब्बे बिक रहे हैं। तो एक जो बल्क में जब आएगा वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। जो छोटे स्मॉल मार्जिनल फार्मर है अगर उनके थोड़े थोड़े उससे एक यूथ में एक नई ऊर्जा मिलेगी कि नई वैरायटी पे काम किया था इतना अच्छा बिका। मगर जो बल्क में जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपके 5 और 10 बक्से की कोई वो मेजॉरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि 5-10 बक्से लेके बंदा कहाँ जाएगा। तो आपको ये देखना है जो वैरायटी बल्क में आए और ज़्यादा आए। आज अभी आप देखेंगे, अब मैं पता नहीं कितना तोड़ पाता हूँ, लगभग 200-250 से ऊपर का भी हो सकता है लॉट। अब मैं कितना तोड़ पाऊंगा और या कितना तोड़ पाऊंगा, या 150 का बनाऊंगा या 200 या 250, हो सकता है कि अगर मैं वेट करूंगा ट्रक ही लोड करूँ तो 3-3.5 या 400 का भी लॉट हो सकता है, जितनी सारी न्यू वैरायटीज़ है। तो हमें ये देखना होगा जो बल्क में बिके, और मैं ये सारा इकट्ठा तोड़ूंगा। कोई भी ऐसा आड़ती, कोई भी ऐसा खरीदार मार्केट में ना पहले अवेलेबल था, ना आज है, शायद ना आने वाले टाइम में मौजूद होगा, जो सेब देख के वैरायटी बताएगा कि कौन सी वैरायटी है। हमने रेड डिलीशियस उगाया, लाल सेब उगाया, तो लाल हम सारा मिक्स भरेंगे, उसमें सारी वेराइटीज़ मिक्स आएगी। तो आप देखेंगे कि क्या रेट बिकता बिकना तो किस्मत की बात है कि जिस दिन मैं मार्केट में जाऊँगा उस दिन की क्या टॉप मार्केट होगी, या मैं टॉप ले पाता हूँ या नहीं ले पाता हूँ। मगर अगर आप मिक्स करके वेराइटीज़ भरते हैं और इतना बड़ा लॉट बेचते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा वो पैसे देगा आपको। और आप लोग इस कन्फ्यूजन में ना रहे कि फलानी वैरायटी बहुत अच्छी होगी। नया नया चलता रहेगा, 9,000 से ऊपर वैरायटी है पूरी दुनिया में, आप क्या क्या लगाते रहेंगे। लाने वाला लाता रहेगा, बेचने वाला बेचता रहेगा। तो आप लोगों को एक किसान होने के नाते देखना होगा, आप एक नर्सरी के कारोबारी है, बडवुड के कारोबारी है, या किसी और चीज़ का कारोबार करते हैं, एक आप बागवान है, आप सिर्फ सेब पैदा करना, जो सेब पैदा करना चाहता है उसके लिए वैरायटी की कोई टेंशन नहीं। नर्सरी मैन ज़रूर वैरायटी पे जाएगा, आपको प्रोवाइड करेगा, ये बहुत अच्छी बात है। मगर जो असली सिलेक्शन होगा, आप पीठ के पीछे देखिए, आपका सिलेक्शन लाल हो तो लाल पे जाइए, पीला है तो आप गोल्डन लगाइए, ग्रीन इसमें लगाना तो हरे पे जाइए। तो ये सिलेक्शन आपको करनी है। तो बागवान भाइयों, कंफ्यूज ना हो,
और ये मेरा एक्सपीरियंस है इतनी सालों का, लगभग 2001-2 से हम न्यू वैरायटीज भी पैदा कर रहे हैं। तो आज तक अगर आज मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आपको मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि ये तथ्यहीन नहीं है, लाल से बिकता है। आज 99.95% फार्मर भी ऐसे हो गए जो सेब देख के वैरायटी सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जिसने कंज्यूमर है, जिसने खाना है और जिसने पे खरीदना है, उसको क्या पता होगा सेब के बारे में। तो मेरा ये निवेदन रहेगा आप लोगों से कि एक अच्छा वैरायटी सिलेक्शन कीजिए और एक दो वैरायटी से ज़्यादा पूरे बगीचों में ना लगाए। शौकिया तौर पर अगर किचन गार्डनिंग करनी है तो आपको एक एक दो दो पौधा अगर लगाना है तो एक छोटा सा ब्लॉक बनाइए, वहाँ आप ज़रूर सर्च कीजिए अपने हिसाब से। मैं ये नहीं बोलूँगा आप नहीं लगा सकते, आप मेरी सुनेगा, आप मेरी क्यों सुनेंगे, आपकी अपनी मर्जी है, आप अपनी लाइफ है। मैं सिर्फ आपको एक अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको एक अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रख के कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है या क्या क्या आप नया कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद भी आपने अगर किचन गार्डनिंग करनी है तो थोड़े थोड़े आप हर वैरायटी लगा सकते हैं, मगर उसको बल्क में ना लगाएं। क्योंकि एक दौर में मैंने भी गाला वैरायटी कोई 6-7 लगाई थी, बाद में सारी कट डाउन करनी पड़ी क्योंकि उसमें टाइमिंग में फ़र्क आ रहा था। जब आपके टाइमिंग में फ़र्क आता है तो आपके कहीं ना कहीं भेजने में, तोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ, लगभग 12-15 लोग सेब तोड़ रहे हैं। अब उनको क्या पता कि कौन सी क्या वैरायटी है, क्या एक एक पेड़ करके हम तोड़ सकते हैं? क्योंकि खाली लैंड किसी के पास नहीं है, बहुत कम रह चुकी है जो एक खेत है। अब मतलब मिक्सिंग का काम हो रहा है, फिलिंग में लोग काम करें, सेकंड और थर्ड जहाँ पौधा सूखा वहाँ प्लांटेशन करें। तो जब आप इस तरह की फार्मिंग करते हैं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी वैरायटी को तोड़ने में। अब गाला अगर आप 20 तरह का लगा लेंगे कैसे तोड़ेंगे? लेबर के पास एक एक पौधे के पास जाके आप कैसे मैनेज करेंगे इतने बड़े ऑर्चर्ड में? तो आपको ये देखना होगा कि एक वैरायटी सिलेक्शन 1 या 2 पे जाए, जिससे आप एक अच्छी चीज़ और एक अच्छी गुणवत्ता का सेब पैदा कर सकते हैं। बिकना लाल ही है, बाकी आप देख लो कि आपने क्या करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय किसान, जय बागवान।